नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के वैशाली नगर पंचशील स्थित क्षेत्रपाल अस्पताल में उपचार के दौरान एक मरीज की मौत के बाद गुरुवार को जमकर हंगामा हो गया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और हत्या तक के आरोप लगाते हुए परिसर में नारेबाजी की और ऐसे अस्पताल को बंद करने की मांग तक कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। अपराधियों को हॉस्पिटल प्रशासन जी थे सर, इनको मैं 13 तारीख के दिन क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए लाया था और नॉर्मल थे ये जब एडमिट कराने के लिए लाया। और जैसे ही हॉस्पिटल ले गया, जब इन्होंने बोला कि ये थोड़ा सीरियस है तो इनको आईसीयू में एडमिट किया जाएगा। आईसीयू में एडमिट कराया तो हम किसी परिजन को अंदर आने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि भाई अंदर कोई अलाउ नहीं है। अब वो नॉर्मल थे, खा रहे पी रहे थे, बोल रहे थे। और 14 तारीख के दिन भी उन्होंने वीडियो कॉलिंग पे घर पे सबसे बात की है। और 14 तारीख के दिन शाम को 9:30 बजे अंदर से फ़ोन आता है कि आपका पेशेंट था जो वो नीचे गिर चुका है और उसकी वजह से उनके सर में चोट आई है और ब्रेन हेमरेज हुआ है। और जैसे ही हम परिजन अंदर गए तो अंदर देखा गया कि वो कोमा में चले गए थे। मेरे भाई का नाम विजय सिंह है, जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में उसको 13 तारीख को भर्ती कराया गया है। 13 को भर्ती कराया और 14 को डॉक्टर साहब ने बोला ये नॉर्मल है, आप इसको कल घर ले जाना, हम आपको इसकी छुट्टी दे देंगे। शाम को भाभी ने खाना वाना खिलाया उसको, 8-7 बजे बात भी कराई फैमिली वालों से, करा के भाभी को बोल दिया कि भाई नॉर्मल आईसीयू में था तो आप बाहर जाके बैठ जाओ। वो बाहर बैठे और वो गिर गया। गिरने के बाद में उसको नॉर्मल वाले वार्ड से ले जाके जो आईसीयू दूसरा जो वार्ड होता है जिसके अंदर इमरजेंसी, वो उसमें भर्ती करा दिया। और मेरी भाभी जो बाहर बैठी है बेचारी, उसको इन्होंने ये तक नहीं बताया है कि भाई पेशेंट गिर गया है कि ऐसा कुछ है। उसको लेकर जब उसको बाद में बोला गया कि विजय सिंह गिर गया है तो उसको उस कमरे में नहीं लेके, उस कमरे में लेके गए जहाँ पे इन लोगों ने वेंटिलेशन पे जाति पटक दिया। अजमेर शहर के वैशाली नगर पंचशील स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में उपचार के दौरान एक मरीज की मौत के बाद गुरुवार को जमकर हंगामा हो गया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और हत्या तक के आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में नारेबाजी की और ऐसे अस्पताल को बंद करने की मांग तक कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। मृतक विजय सिंह पुत्र देवी सिंह रावत है। परिजनों के अनुसार विजय सिंह को 13 मार्च को पेट दर्द की समस्या के चलते क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। चिकित्सकों द्वारा इलाज शुरू किया गया और 14 मार्च की सुबह परिजनों को आश्वस्त किया गया कि मरीज को जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। परिजनों का आरोप है कि उसी दिन रात करीब 9:30 बजे क्षेत्रपाल हॉस्पिटल से फोन आया, जिसमें बताया गया कि मरीज बेड से नीचे गिर गया है और कोमा में चला गया है। इसके बाद तत्काल ऑपरेशन की बात कही गई और मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। परिजनों का यह भी कहना है कि उन्हें मरीज से मिलने तक नहीं दिया गया, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई। आरोप है कि 2 दिन तक सही जानकारी नहीं दी गई और अंततः 18 मार्च को क्षेत्रपाल प्रशासन ने सूचना दी कि ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर उचित देखभाल की जाती और लापरवाही नहीं बरती जाती तो विजय सिंह की जान बचाई जा सकती थी। मृतक के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मरीज डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की देखरेख में था। इसके बावजूद सुरक्षा और निगरानी में भारी चूक हुई है। उनका कहना है कि आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में मरीज का बेड से गिरना क्षेत्रपाल अस्पताल की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। घटना के विरोध में आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषी डॉक्टरों व स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस मामले को लेकर परिजनों ने कृष्णगंज थाने में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। जी थे सर, इनको मैं 13 तारीख के दिन क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए लाया था और नॉर्मल थे ये जब एडमिट कराने के लिए लाया। और जैसे ही हॉस्पिटल ले गया, जब इन्होंने बोला कि ये थोड़ा सीरियस है तो इनको आईसीयू में एडमिट किया जाएगा। आईसीयू में एडमिट कराया तो हम किसी परिजन को अंदर आने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि भाई अंदर कोई अलाउ नहीं है। अब वो नॉर्मल थे, खा रहे पी रहे थे, बोल रहे थे। और 14 तारीख के दिन भी उन्होंने वीडियो कॉलिंग पे घर पे सबसे बात की है।
और 14 तारीख के दिन शाम को 9:30 बजे अंदर से फ़ोन आता है कि आपका पेशेंट था जो वो नीचे गिर चुका है और उसकी वजह से उनके सर में चोट आई है और ब्रेन हेमरेज हुआ है। और जैसे ही हम परिजन अंदर गए तो अंदर देखा गया कि वो कोमा में चले गए थे। जैसे अंदर गए जब कोमा में थे वो। जी। कौन सा हॉस्पिटल है ये? क्या नाम है मरीज का मरने वाला? क्षेत्रपाल हॉस्पिटल है सर। और कौन से डॉक्टर थे जिनसे इलाज चल रहा था उनको, और क्या लापरवाही सामने आ रही डॉक्टर? लापरवाही ये सामने आ रही है सर, जब हम इनको लेके आए थे तो उनके गैस्ट्रो की प्रॉब्लम थी और फिर ये ब्रेन हेमरेज होने की वजह से इनकी मौत हुई है सर। आप आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही से जी, डेथ हुई थी। तो जी। किस तरह से लापरवाही सामने आ रही है? ये लापरवाही है सर कि हम इनको लाए तो गैस्ट्रो की वजह से थे और वो अंदर गिरने की वजह से उनके क्लॉट जमा और वो एंड टू एंड कोमा के अंदर गए। तो ये उनकी लापरवाही है। हमारा कोई कैंडिडेट अंदर होता तो वो संभाल लेता, कर लेता। आप कौन थे? डॉक्टर कोई यादव सर बता रहे हैं सर। आपने कोई शिकायत भी की क्या पुलिस में? पुलिस में सर रिपोर्ट लिखाई है सर, FIR दर्ज कराई है सर। दर्ज हो चुकी है? जी, FIR दर्ज हो चुकी है सर। कौन थाने में हुई है? किशनगंज थाना सर। क्या नाम आपका? प्रवीण सिंह सर। क्या लगता है आपके? मेरे फूफा जी है सर। मेरे भाई का नाम विजय सिंह है, जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में उसको 13 तारीख को भर्ती कराया गया है। उस नॉर्मल प्रॉब्लम थी तो उसको वहाँ भर्ती कराया गया। 13 को भर्ती कराया और 14 को डॉक्टर साहब ने बोला ये नॉर्मल है, आप इसको कल घर ले जाना, हम आपको इसकी छुट्टी दे देंगे। शाम को भाभी ने खाना वाना खिलाया उसको, 8-7 बजे बात भी कराई फैमिली वालों से, करा के भाभी को बोल दिया कि भाई नॉर्मल ICU में था तो आप बाहर जाके बैठ जाओ। वो बाहर बैठे और वो गिर गया। गिरने के बाद में उसको नॉर्मल वाले वार्ड से ले जाके जो ICU दूसरा जो वार्ड होता है जिसके अंदर इमरजेंसी, वो उसमें भर्ती करा दिया। और मेरी भाभी जो बाहर बैठी है बेचारी, उसको इन्होंने ये तक नहीं बताया है कि भाई पेशेंट गिर गया है कि ऐसा कुछ। उसको लेकर जब उसको बाद में बोला गया कि विजय सिंह गिर गया है तो उसको उस कमरे में नहीं लेके, उस कमरे में लेके गए जहाँ पे इन लोगों ने वेंटिलेशन पे जाती पटक दिया उसको। और उसके बोल नहीं रहा है, जब व्यक्ति बोल नहीं रहा है, वेंटिलेशन में पटक दिया है आपने, तो भाई ऐसा क्यों कराया आपने? फिर बोलते हैं कि इसके सिर में है ना दग्गे हो गए हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आप अगर ऑपरेशन करा दोगे तो वो जिंदा मतलब जी जाएगा। तो ऐसे बोलने पे हम क्या करेंगे? यही बोलेंगे हाँ सर आप ऑपरेशन कर लीजिए। तो जब ऑपरेशन करने के बाद हम कह रहे सर हमारा कब आंखें खोलेगा? 48 घंटे में खुल जाएगा। परेशानी किस बात की भर्ती कराया गया था? उसको है ना शुगर था उसको, इसलिए उसको एडमिट किया गया था। शुगर बढ़ जाता है तो एडमिट करते हैं ना। डॉक्टर की कौन सा डॉक्टर था? क्या लापरवाही सामने आ रही है? डॉक्टर मेरे को डॉक्टर की ये पता है कि उसका ऑपरेशन न्यूरो जो डॉक्टर है उसने किया। क्या नाम है डॉक्टर? उनका डॉक्टर का नाम मुझे नहीं पता। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में 21 नंबर कमरे में बैठता है। अच्छा, आप उसके बाद आपने कोई पुलिस को शिकायत भी दी है क्या? हाँ दी है ना, पुलिस को किए, दर्ज किए। क्या कह रहे हैं? कौन सा हॉस्पिटल है? कहाँ की घटना है ये? क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की घटना है। आपके भाई कहाँ रहते हैं? मेरा भाई ब्यावर रहता है फतेहपुरिया में। तो यहाँ पहले यहाँ जेल में लेके आए, वहीं लेके गए इसलिए आप? हाँ उसको वहीं लेके गए। कितना खर्चा हो गया आप लोगों का? खर्चा तो मुझे नहीं पता है सर, क्योंकि मेरी हालत ऐसे नहीं है कि मैं पूछूं उनसे जाके कि क्या खर्चा कर दिया है कि क्या नहीं कर दिया है। हॉस्पिटल में तो ये चाहती हूँ कि मेरा भाई 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में गिरा है तो उसका जो कैमरा है वो चेक कराया जाए। मेरी बस यही है, उसी से पता चलेगा कि मेरे भाई को या तो उन्होंने खुद ने धक्का देके गिराया है उसे या वो खुद गिरा है। 9 बजे से लेकर हाँ उसी की लापरवाही। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी गुरुवार को अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के विकास कार्यों, बजट घोषणाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी गुरुवार को अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले के विकास कार्यों, बजट घोषणाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं, वन जिला वन प्रोडक्ट योजना और सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही राइजिंग राजस्थान के तहत हुए MOU और निवेश प्रस्तावों की स्थिति पर भी अधिकारियों से रिपोर्ट ली। सभी दर्शकों को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि स्थापना भी है, नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
आज अजमेर की समीक्षा बैठक मैंने ली है और जितनी भी बजट घोषणाएं थी उनकी समीक्षा और जितनी भी हमारी चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, चाहे हमारी सारी जो योजनाएं हैं सरकार की उनकी समीक्षा और आगे का रोड मैप और सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से डिस्कशन हुआ और जहाँ भी पेंडेंसी है उसको हम लोग जल्द से जल्द ग्राउंड पे लेकर आए। चाहे हम बात करें राइजिंग राजस्थान के समय जो MOUs हुए थे उनमें भी अगर जहाँ पेंडेंसी है, क्यों काम थोड़ा स्लो है, क्यों है, वहाँ पर भी फॉलो अप हम लोगों ने अधिकारियों से लिया है और यही प्रयास है कि जितने भी काम हैं, घोषणाएं हैं, जल्द से जल्द धरातल पर उतरे और जो धरातल पर उतर चुकी हैं और जहाँ काम शुरू हो चुका है उनकी भी गति और तेज हो। उसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोगों ने चर्चा भी की और अब जयपुर में भी जाकर जिस भी डिपार्टमेंट से फॉलो अप लेना है वो भी मैं भी लूंगी और जो हमारे प्रभारी सचिव हैं वो भी लेंगे। तो ही हम लोग ध्यान में रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेंडेंसी अब नहीं है। कुछ 18-19 बजट घोषणाएं पिछले 2 सालों की है, उनमें थोड़ी सी स्लोनेस है या गति थोड़ी धीमी है, उसको जल्द से जल्द करा जाए। बाकी मैं तो कहूँगी मोर देन 90% तो घोषणाएं हमारी धरातल पर उतर चुकी हैं, बहुत सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत सारी ऑनगोइंग है। तो मुझे लगता है ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये भी बहुत अच्छी है। अगर आप पिछली सरकारों से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ऐसी प्रोग्रेस और रेगुलर मॉनिटरिंग इससे पहले कभी नहीं होती थी। तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो भी लगातार हम सभी मंत्रियों से और सचिवों से सबसे कहते हैं कि नहीं, तुम लोग जाकर जिलों में जाओ, अपने प्रभारी जिलों में जाओ और वहाँ रेगुलर मॉनिटरिंग करो और जो भी काम है चाहे स्टेट लेवल पर स्टेट में पेंडिंग है, केंद्र में पेंडिंग है या डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग है, उनको भी जल्द से जल्द हम लोग कैसे ग्राउंड पे लेके आ सकते हैं उसके लिए हम लोगों को सबको मिलकर नव संवत्सर विक्रम संवत 2083 के शुभ अवसर पर शहर में भव्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के साथ विक्रम संवत मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर रीजनल कॉलेज चौपाटी पर उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। नव संवत्सर विक्रम संवत 2083 के शुभ अवसर पर शहर में भव्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के साथ विक्रम संवत मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर रीजनल कॉलेज चौपाटी पर उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लेकर भारतीय संस्कृति और परंपरा का उत्सव मनाया। इस मेले में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 6:30 बजे गायत्री यज्ञ एवं दीपदान से हुई। इस पावन अवसर पर गायत्री परिवार, राष्ट्र सेविका समिति, दुर्गा वाहिनी, महिला मोर्चा एवं मातृशक्ति की सक्रिय सहभागिता रही। यज्ञ और दीपदान के माध्यम से नववर्ष के लिए सुख, समृद्धि और शांति की कामना की गई। इसके पश्चात शाम को मंचीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में गणेश वंदना, बाहुबली, हनुमान, ऑपरेशन सिंदूर और महाबली जैसे नाटकों के साथ साथ छावा फिल्म के दृश्यों का मंचन भी किया गया। इस प्रस्तुतियों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया और देशभक्ति व धार्मिक भावना से ओतप्रोत माहौल बना दिया। भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुरूप हमारा नववर्ष चैत्र शुद्ध एकम वर्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और विगत कई वर्षों से भारतीय समाज जो पूर्व में इसको लगभग विस्मृत कर चुका था, पुनः एक बार भारत की संस्कृति ने करवट ली है और प्रत्येक भारतीय अब बजाय 1 जनवरी के चैत्र शुद्ध प्रतिपदा एकम को अपना नववर्ष मनाने लगा है और नगर निगम अजमेर और नव संवत्सर समारोह समिति द्वारा विगत कई वर्षों से ये नववर्ष का जो कार्यक्रम है इसकी पूर्व संध्या पर विक्रम मेले का आयोजन किया जाता है। नगर निगम और नव संवत्सर समारोह समिति के द्वारा जो है इसके अंदर बच्चों के मनोरंजन के लिए निःशुल्क पॉपकॉर्न, आइसक्रीम और गुड़िया के बाल जैसी चीजें, साथ ही घोड़ा बग्गी, ऊंट गाड़ी की सवारी, झूले, ये सब बिल्कुल निःशुल्क वितरित किया जाता है और साथ ही मंचीय प्रोग्राम में राजस्थान के उत्कृष्ट कलाकारों द्वारा एक अच्छे की संस्कृति से परिपूर्ण अपनी प्रस्तुति भी यहाँ पर रखी जाती है। मैं पुनः एक बार अजमेर की जनता को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये नववर्ष उनके जीवन में मंगलमय हो, ऐसी मेरी आकांक्षा है। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन शहर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां माता रानी का आकर्षक श्रृंगार कर विधि विधान के साथ घट स्थापना की गई।
चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन शहर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां माता रानी का आकर्षक श्रृंगार कर विधि विधान के साथ घट स्थापना की गई। इसी के साथ 9 दिवसीय नवरात्र पर्व का शुभारंभ हुआ, जो आगामी 9 दिन तक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। शहर के विभिन्न मंदिरों में पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच घट स्थापना की गई। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने घरों में भी घट स्थापना कर माता रानी की पूजा अर्चना शुरू की। भक्तों ने व्रत और उपवास रखकर मां दुर्गा की आराधना का संकल्प लिया। पूरे दिन श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए और मां के जयकारों से वातावरण भक्ति में बना रहा। इसी क्रम में शहर के बजरंगगढ़ चौराहा स्थित अंबे माता मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। यहाँ सुबह करीब 7 बजे विधिवत घट स्थापना की गई, जिसके बाद 7:30 बजे महाआरती का आयोजन हुआ। महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर मां अंबे का आशीर्वाद प्राप्त किया। आरती के उपरांत भक्तों ने मंदिर में माता को प्रसाद का भोग लगाया और परिवार की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में दिन भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। जय माता की। आज माता जी के यहाँ चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो गए। आज प्रथम नवरात्र माता जी के यहाँ 7 बजे घट स्थापना की गई और 7:15 बजे आरती की। आरती के बाद सभी भक्त लोग आने लगे अंदर और सभी प्रसाद चढ़ा रहे हैं और प्रसाद लेके भी जा रहे हैं। ये परंपरा कंटिन्यू 9 दिन तक चलती रहेगी। कल खाली ये है, कल दूसरा नवरात्र है तो कल सुबह 9 बजे आरती होगी और 7:30 बजे होगी, और आज भी 7:30 बजे ही होगी। ये कहा, और ये कल सवेरे 9 बजे और शाम को 7 बजे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और अष्टमी को माता के यहाँ जागरण है। मौसम भी पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अब की बार पिछली बार देखा जैसे मौसम जैसे ऐसा हो रहा है कुछ, बाकी कभी रहता नहीं है। जैसे जिस प्रकार की जैसे उसके अंदर है सरकारी सूचना के अनुसार आज और कल का 2 दिन की संभावना है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकार मंच संस्था के बैनर तले खटीक समाज के लोगों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया और विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकार मंच संस्थान के बैनर तले खटीक समाज के लोगों ने गुरुवार को अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया और विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि जिले में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन पुलिस समय पर प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद उचित जांच और कार्यवाही में देरी की जा रही है, जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है, साथ ही भूमाफियाओं द्वारा दलितों की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जिस पर प्रशासन और पुलिस द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही। समाज के लोगों ने इन मामलों में सख्त कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में होली के दिन दिल्ली में हुए तरुण हत्याकांड का उल्लेख करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा देने, मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई।
खटीक समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं की गई तो समाज उग्र आंदोलन करेगा। अत्याचार और महिला अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। महिला अत्याचार यहाँ 2 साल तक पूर्व मैडम अनिता जी रही, उन्होंने महिलाओं को कोई प्रोटेक्शन नहीं किया। तो हमें आज, क्योंकि हमने पहले सूचना दी थी, 13 तारीख को एक ज्ञापन दिया था कि जो दिल्ली में तरुण खट्टिक हत्याकांड हुआ है उसके हत्यारों को सजा दो, कार्रवाई कराने। अब तक कार्रवाई नहीं हुई, इस समाज आक्रोशित है। और दलित समाज की ओर से ये सामूहिक रूप से जो फरियादी बढ़ के जाता है, सरकार का आदेश है कि 68 साल का व्यवस्था लोग कोई है बुजुर्ग तो थाने वाले खुद बयान लेने जाएंगे। यहाँ फरियादी खुद चला के जाते हैं थाने में, उसको भी कपड़े खुला के बंद कर दिया जाता है। और एक रड़ावता का कांड ऐसा है कि बस उसमें प्रभावशाली भूमाफियों के डर के मारे 2.5 महीने से वो मुड़ा है और उसके खिलाफ, भूमाफियों के खिलाफ कोई गांधीनगर थाने वाले मुकदमे दर्ज नहीं कर रहे हैं। कई जिले में मुकदमे हैं। तो महिला थानों में तो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उसका हम विस्तृत विवरण हमारे ज्ञापन में दे दिया है। और दलितों के साथ जो अत्याचार हुए हैं बार बार, उसकी भी लिस्ट हमने कलेक्टर साहब को दे दी है, एक एसपी साहब को भी भिजवा दी है। हम मांग कर रहे हैं कि दलित अत्याचार बंद करें, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो और जन सुनवाई को प्रभावी करावें और इस पर कार्रवाई करावें। जो कि जन सुनवाई में आता है तो उसकी शिकायत लेके कहाँ जाती है, किसके पास जाती है, क्या कार्रवाई करी, उसकी जानकारी हो। और नगर निगम तो नरक निगम हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं करता। सरकारी दाड़ों पे अतिक्रमण कर रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं, नगर निगम वाले अपने मस्त हो रहे हैं, नींद में कह रहे कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। तो इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग की है कि जो टिके हुए हैं 7 साल से ज़्यादा एसआई जो पुलिस की उसको की चंदा वसूली करते हैं उनको उठाया जाए। और जिन्होंने एक हमारे बुजुर्ग आदमी के साथ थाने में बंद करके मारपीट की है उसको वहाँ से तुरंत हटाया जाए। और नसीराबाद सिटी और नसीराबाद सदर में भी हमारे 18-18 साल के बच्चों को जो फरियाद लेके गए थे उनको उल्टा सुना के रात भर मारा गया। जगह जगह के ये अत्याचार हो रहे हैं और पूर्व पुलिस अधीक्षक महोदय ने कुछ नहीं किया शिकायत के बावजूद, इसलिए हम आक्रोशित हैं। और आज हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, कलेक्टर महोदय के माध्यम से। दिया कुमारी जी आ रही है, उनको भी हम ज्ञापन देंगे कि कार्रवाई करें। अगर 1 महीने तक कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमा दर्ज होता है तो गिरफ्तार नहीं करते। पहली बात मुकदमे दर्ज नहीं करते और सरकार में आंकड़े भेजते हैं कि हमने अपराध कम हो गए। अपराध तो बढ़ रहे हैं, जैसे आपका अखबार में देखा होगा, अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। लेकिन पुलिस तरुण खटीक के मैटर में हम तरुण खटीक के मैटर में हम जिला कलेक्टर से मिले थे। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया था और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था। और ये कहा था 16 तारीख को कि अगर 18 तारीख तक सही प्रकार से तरुण के हत्यारों को फांसी के संदर्भ में और उनके जो परिवार के लोग हैं उनको आर्थिक सहायता में मदद करने के लिए राज्य सरकार और उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए हमने जिला प्रशासन से मांग करी थी। साथ में हमने ये भी कहा था अगर 18 तारीख तक सौहार्दपूर्ण बात नहीं बनती है तो 19 तारीख को हम पुनः इकट्ठे होंगे और वापस से इस बात को दोहराएंगे। तो आज उसी कड़ी में हम खटीक समाज के सारे लोग यहाँ आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि तरुण खटीक के जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए और उनके परिवार को आर्थिक सहायता कम से कम 1 करोड़ रुपया के हिसाब से उनको आर्थिक सहायता दी जाए और एक सरकारी नौकरी उनको मुहैया कराई जाए। साथ ही साथ आज हम एक तब्दीली और करी है हमने कि अनुसूचित जाति जनजाति बैनर तले जो महिलाएं हैं जिनकी थानों पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, दलित महिलाओं की, उन महिलाओं को धुतकार दिया जाता है। 3-4 घंटे थाने पे इंतजार करती है, उसके बावजूद भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उन महिलाओं की हम एप्लीकेशनें लेकर के आए हैं, उन महिलाओं को साथ लेकर के आए हैं। उन महिलाओं के संदर्भ में भी हम ज्ञापन देंगे और हम ये कर रहे हैं कि हर प्रकार से महिलाओं को भी। भारतीय नववर्ष के पावन अवसर पर शहर में श्रद्धा, उल्लास और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर सार्वजनिक स्थलों पर भारत माता के चित्र स्थापित कर नव संवत्सर का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय नववर्ष वर्ष प्रतिपदा के पावन अवसर पर शहर में श्रद्धा, उत्साह और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर भारत माता के चित्र स्थापित कर नव संवत्सर का भव्य स्वागत किया गया।
इस दौरान कार्यकर्ताओं एवं समाज सेवियों ने राहगीरों और आमजन का तिलक कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। लोगों ने भी पूरे उत्साह के साथ इस परंपरागत नववर्ष का स्वागत और एक दूसरे को बधाइयां दी। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारतीय नववर्ष हमारी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का प्रतीक है, जिसे आज की युवा पीढ़ी को समझने और अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वह पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से हटकर भारतीय परंपराओं के महत्व को समझे और इस प्रकार के पर्वों को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाएं। शहर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित इस प्रकार के आयोजनों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय और उत्सवमय बना रहा। लोगों के चेहरों पर खुशी और नववर्ष के आगमन की उमंग साफ दिखाई दी। वैदिक और पुरातन संस्कृति के अनुरूप भारतीय नववर्ष आज चैत्र सुदी एकम से प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम आप सबके माध्यम से मैं अजमेर शहरवासियों को इस नववर्ष की पावन बेला पर आप बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि यह नववर्ष उनके जीवन में समृद्धि, खुशहाली लेकर के आए। मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से जन जागरण के माध्यम से पूरे देश भर में आज के दिन जो है नववर्ष मनाया जा रहा है। विगत कुछ कालखंड के अंदर पाश्चात्य सभ्यता के चलते भारत के जनमानस ने 1 जनवरी को अपना नववर्ष मनाना प्रारंभ किया था, विशेषकर युवा पीढ़ी ने। लेकिन पुनः जिस प्रकार से मैंने कहा कि जन जागरण के माध्यम से आज पूरे देश के जनमानस ने स्वीकार किया कि आज का जो दिन है यही वास्तव में हमारा भारतीय नववर्ष है। और आज का दिन का बहुत विशेष महत्व है। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना आज ही के दिन की गई थी। आज ही के दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। आज के दिन हमारे संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म दिवस है। मैं कहता हूँ कि बहुत से विशेष प्रसंग लिए हुए आज के चैत्र सुदी एकम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को आज के इस नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा आज इस गांधी भवन चौराहे पर विशेष सज्जा करके माँ भारती का प्रतिरूप और भगवान राम दरबार का प्रतिरूप स्थापित करके और आम जन के तिलक लगा करके और उनको मिश्री का प्रसाद दे करके इस नववर्ष की शुभकामनाएं दी जा रही है। मैं पुनः आपके माध्यम से बहुत शुभकामनाएं इस नववर्ष की प्रेषित करता हूँ। आज नव संवत्सर के उपलक्ष्य में स्वामी चौराया स्वामी कॉम्प्लेक्स के बाहर क्रीड़ा भारती व स्वामी समूह व अन्य यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शहर के विभिन्न लोगों से जो इस तरफ से निकल रहे हैं उन्हें नव संवत्सर की शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही हैं। ये नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, ये कामना की जा रही है। हर व्यक्ति जो सनातन से जुड़ा है उसे आज इस नव संवत्सर पर इस वर्ष को मनाना चाहिए। हम गुलामी की पीढ़ियों से निकलकर अब हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, तो हमें नई पीढ़ी को भी ये संदेश देना चाहिए कि हमारा यदि नववर्ष है तो नववर्ष वो हमारा चैत्र का जो आज प्रारंभ जो दिवस है, आज के दिन हम लोगों प्रतिपदा के दिन आज हम लोगों को नववर्ष मनाना चाहिए। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ नववर्ष के हिसाब से नहीं आता है। यहाँ पे नए पौधे, नए जो फूल आते हैं, प्रकृति के अंदर भी बदलाव होते हैं। उन सारे प्रकृति का बदलाव देख लीजिए, चाहे वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार देख लीजिए, तो आज का दिन हम लोगों के लिए नववर्ष की तरफ आगाज करता है। विक्रम संवत 2083 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव संवत्सर है, हिंदू नव वर्ष है। नव वर्ष इसलिए कि आज के दिन चैत्र प्रतिपदा के अवसर पर प्रकृति में परिवर्तन है, आप खुशनुमा माहौल है। आज ही के दिन राजा विक्रमादित्य के राज्य की स्थापना हुई। आज ही के दिन गौतम ऋषि का जन्म दिवस है। आज ही के दिन चेटी चंड के अवसर पर भी मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। ये जो अवसर है, हमारा जो हिंदू नववर्ष है, उसको मनाने का वैज्ञानिक कारण है। इसलिए आज हम सब लोग मिलके पूरे भारत में नववर्ष को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और चूंकि हम सभी हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार हम सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि हम इसी को चैत्र नव प्रतिपदा के अवसर पर ही नववर्ष मनाएं, और ये हमारा हिंदू नववर्ष है। पूरे प्रदेशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार देर शाम देवस्थान विभाग की ओर से विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मंदिर परिसर को आकर्षक फूल बंगले से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और अलौकिक नजर आया। राजस्थान दिवस पर ब्रह्मा मंदिर में भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। महाआरती के अवसर पर महामंडलेश्वर नंदराम शरण महाराज, महामंडलेश्वर दिव्य मोरारी बापू, आचार्य स्वामी रामानंद गिरी महाराज, पंडित कैलाशनाथ दादी सहित अनेक संत महात्माओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विधिवत पूजा अर्चना के बाद श्रद्धा और उल्लास के साथ महाआरती संपन्न हुई। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। राजस्थान दिवस के अवसर पर इन आयोजन के माध्यम से हमारी संस्कृति और परंपराओं को सशक्त बनाने के लिए विकास को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य जन भागीदारियों को बढ़ावा देना और राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, आस्था और विकास को नई दिशा देना है। महाआरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत महात्मा और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। देखिए, आज राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का, जिन्होंने पूरा साप्ताहिक कार्यक्रम पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिससे राजस्थान की जो छटा है, राजस्थान की विरासत है, विकास भी और विरासत भी, जो हमारी सरकार का विजन है, वो पूरे देश प्रदेश के सामने हम इन 5 से 7 दिनों के बीच में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन को जोड़ने का काम करते हैं। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि हम परम पिता ब्रह्मा जी की तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर पर ब्रह्मा जी के मंदिर में परम पिता ब्रह्मा जी के आज आशीर्वाद से आज हमने मंदिर में महाआरती करी। और इस आरती के अंदर हमारे सभी पुष्कर के हमारे चेयरमैन, निवर्तमान चेयरमैन साहब, जब सभी पार्षदगण और हमारे प्रशासन के सभी लोग उपस्थित रहे। और विशेष तौर से हमारे यहाँ के संत महात्माओं का हमें विशेष सानिध्य मिला। मैं परमपिता ब्रह्मा जी से यही कामना करता हूँ कि हमारे प्रदेश और देश के अंदर खुशहाली रहे। और आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही अति महत्व का दिन है। पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर जहाँ प्रमुख मंदिर है वहाँ पे सेंट्रल जेल में बंदियों के बीच हुई मारपीट को रोकना एक जेल प्रहरी को भारी पड़ गया। झगड़ा शांत कराने पहुंचे प्रहरी पर ही बंदियों ने हमला कर दिया, उसकी वर्दी फाड़ दी और जान से मारने की धमकी दी। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने राजकार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेंट्रल जेल में बंदियों के बीच हुई मारपीट को रोकना एक जेल प्रहरी को भारी पड़ गया। झगड़ा शांत कराने पहुंचे प्रहरी पर ही बंदियों ने हमला कर दिया, उसकी वर्दी फाड़ दी और जान से मारने की धमकी दी। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने राजकार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जेल प्रहरी मातू सिंह ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 15 मार्च को वह एक बंदी को इलाज के लिए जेल की डिस्पेंसरी लेकर गया था। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद एक अन्य बंदी ने उसे गाली गलौज शुरू कर दी, जिससे दोनों बंदियों के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। स्थिति को बिगड़ता देख प्रहरी मातू सिंह ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान एक अन्य बंदी भी मौके पर पहुंच गया और उसने भी मारपीट शुरू कर दी। जब प्रहरी ने दोनों को रोकने की कोशिश की तो बंदियों ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए उसकी वर्दी फाड़ दी और जान से मारने की धमकियां दी। जेल परिसर में हंगामा मच गया। सूचना मिलते ही अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचा और किसी तरह स्थिति को काबू में लिया। घटना के बाद संबंधित बंदियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राजकार्य में बाधा और मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की बात कही जा रही है। मातू सिंह केंद्रीय कारागार अजमेर के अंदर जेल प्रहरी के पद पर नियुक्त है, जिसकी दिनांक 15/3/2026 को केंद्रीय कारागार अजमेर में ड्यूटी थी। शाम को 6 PM से 2 AM तक ड्यूटी के दौरान वार्ड संख्या 4 के अंदर 2 बंदी थे जो आपस में वैसे टहल रहे थे, जिनको इन्होंने टोकाटाकी किया तो इनसे उलझ गए, वर्दी पकड़ ली और मारपीट का प्रयास किया। इसके बाद में 2 और बंदी आ गए, तब ये चारों लड़ने लगे तो इन्होंने बीच बचाव किया। इसके बाद चारों ने मिलकर इनके साथ मारपीट का प्रयास किया, वर्दी पकड़ ली। इस तरह की ये घटना है। कौन सी वार्ड संख्या 4 की बात है। 121 क्लोज 1 132 BNS के अंदर ये दर्ज होकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। मेरा नाम राजकुमार है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।